नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। मिथिला राज्य की जी। मांग क्यों की जा रही है? अगर मिथिला राज्य बनता है तो इससे क्या कुछ बदलाव होने वाला है? इन सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं अनूप मैथिल जी, जो कि आपको बता दें कि फाउंडर है नेशनल प्रेसिडेंट मिथिला स्टूडेंट यूनियन के। बहुत-बहुत स्वागत है अनूप जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अनूप जी कि आप मिथिला राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं? जी, मिथिला राज्य की जो हम मांग कर रहे हैं, इसका मेन जो सबसे पहला जो हमारा है आर्थिक विषमता के आधार पे हम मांग कर रहे हैं। देखिए, देश में 2 आधार पे अभी तक राज्य बने हैं। एक तो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे, दूसरा भाषाई आधार पे। तो मिथिला राज्य की मांग जो पहले किया जाता था वो भाषाई आधार पे था, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है। आपको मालूम है कि बिहार का एकमात्र लैंग्वेज मैथिली भाषा है, जो हमारी भाषा है, जिसे संविधान के अष्टम अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। तो हमारी मांग थी कि भाषाई आधार पे मिथिला राज्य दिया जाए, जब भाषाई आधार पे राज्य बनते थे। लेकिन चूंकि अब भाषाई आधार पे राज्य बनना बंद हो चुका है, तो और भारत सरकार ने जो ये कह दिया है ऑफिशियली कि अब जो राज्य बनेंगे, नए राज्य बनेंगे, वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे बनेंगे। तो हमारा जो अभी जो मांग चल रहा है, उसका एक क्राइटेरिया जो हमारा प्रमुख जो पैमाना है वो है आर्थिक पिछड़ापन। आप देखेंगे तो बिहार में 3 रीजन है मूलतः। 3 अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार नाम के एक राज्य का गठन हुआ। एक भोजपुर, दूसरा मगध, तीसरा है अपना हमारा मिथिला क्षेत्र। तो आप देखेंगे बिहार में कि मगध क्षेत्र में ग्लास ब्रिज बनाया जाता है। मगध क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, एम्स और जितने भी शैक्षणिक बड़े बड़े केंद्र की योजनाएं हैं, बड़े बड़े संस्थान है, वहां पे लगाया जाता है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं मगध क्षेत्र को दी जाती है। मगध क्षेत्र के लोगों के लिए जो है गंगा गंगा का पानी घर घर तक पहुंचा दिया जाता है। और आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम की बात हो या लिटरेसी रेट की बात हो, हर मामले में मगध और जो भी के क्षेत्र, मिथिला के क्षेत्र से कई गुना आगे हैं। हमारे मिथिला का शिवहर जिला है, वहां पर कैपिटा इनकम आप देखेंगे तो 9,000 रुपए है। एक व्यक्ति साल में 9,000 रुपया ही कमाता है। वही आप पटना का देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो 1,51,000 रुपया है। मतलब इतना बड़ा अंतर है। आप देखें कितना बड़ा अंतर है। तो ये जो आर्थिक विषमता है, ये जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये जो हमें बिहार में ही दोयम दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को मजदूर समझा जा रहा है और मिथिला को जो मजदूर सप्लाई जोन बना दिया गया है, इसके विरुद्ध में हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि बिहार से अलग होने के बाद ही हमारा क्षेत्र विकसित हो सकता है। जी। जी, बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जब से आपने मिथिला राज्य की माँग की है, तो लोगों के मन में ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है अनूप जी, बिहारी और मिथिला ये अलग-अलग है। बिल्कुल अलग-अलग हैं। आप अगर देखेंगे तो मिथिला की आइडेंटिटी हजारों साल पुरानी है। आप रामायण में देखें, महाभारत में देखें, हर जगह मिथिला का जिक्र है। ठीक। मिथिला आज से नहीं, हमारी जो मिथिला हमारा जो लैंग्वेज है, जो मैथिली लैंग्वेज है, जो हमारी लिपि तिरहुता लिपि है, वो भारत की वन ऑफ द मोस्ट जो हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, एंशियंट लैंग्वेज है। अगर देखेंगे तमिल और संस्कृत के बाद जो है हमारी तिरहुता लिपि जो है, जिस लिपि की हम बात करते हैं, जिसे मिथिलाक्षर भी कहा जाता है, वो सबसे पुरानी लिपि है। तो हमारा जो है इतिहास, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो भाषा बहुत पुराना है। और ये कहने की बात नहीं, सब इसे मानते हैं, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। जो भारत में है, आप देखेंगे रामायण है तो आप रामायण में भी देखेंगे कि राम जी अयोध्या के थे, तो जानकी जी सीता मिथिला की थी, जनकपुर की मिथिला से थी। तो जनकपुर हमारी राजधानी थी। तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन आप बिहार का हिस्ट्री देखिए तो 1912 से पहले आपको बिहार मिलेगा ही नहीं। विहार नाम का शब्द मिलेगा, विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयोग होता है सब, लेकिन बिहार नाम का जिक्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके, और वो भी बंग भंग करने के लिए। आज आपको मालूम है कि आजादी का जो आंदोलन हुआ था, उसमें बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंग भंग किया, जिसके तहत बिहार को भी बंगाल से अलग किया गया था। और टैक्स कलेक्शन यूनिट के लिए नाम पे एक अलग राज्य का गठन किया गया उस समय, बिहार 1912 में उसका नाम दिया गया, जिसमें 3 राज्य थे। उड़ीसा भी उस समय था उसमें, बिहार में ही। झारखंड भी उस समय उसी में बिहार में ही शामिल था। तो एक फॉल्स और फेक, हमारा मानना है कि अंग्रेजों के द्वारा टैक्स कलेक्शन के लिए एक फॉल्स और फेक आइडेंटिटी का निर्माण 1912 में किया गया, जिसे हम पे अभी तक थोपा गया है। जबरदस्ती हम इसको कैरी कर रहे हैं। उड़ीसा वालों ने इससे अलग मुक्ति पा लिया है।
उड़ीसा को देखिए आप, उड़ीसा आज वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। और बिहार की स्थिति देखिए कि बिहार में एक ढंग का स्टेडियम भी नहीं है। अगर उड़ीसा वाले आज 1936 में बिहार से अलग नहीं होते, अगर उड़ीसा के लोग आंदोलन करके, लड़ाई लड़के 1936 में बिहार से अलग नहीं होते, तो उड़ीसा क्या वर्ल्ड कप होस्ट कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। आज उड़ीसा वाले बड़े ही प्राउड के साथ पूरे भारत में हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, और प्राउड के साथ राउरकेला को पूरे विश्व के मानचित्र में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बिहार के साथ आप देख ही रहे क्या हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो फेक और फॉल्स आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी मात्र 100 साल पुरानी आइडेंटिटी है, जिसे खत्म करके मिथिला राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। वैसे भी बिहार जिस निर्माण के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बना था, उस उद्देश्य में भी सफल नहीं रह रहा है। बिहार बनने के बाद ही देखेंगे कि बिहार बनने से पहले ही हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री था, और बिहार बनने के बाद लगभग लगभग सारी की सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है। तो हमें ऐसा लगता है कि मिथिला का कल्याण बिहार से अलग होकर ही होगा, हम उनसे अलग हैं। जी जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अगर मिथिला राज्य का गठन होता है, तो लोगों की ज़िंदगी में इसका क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, बदलाव, सबसे पहला बदलाव तो ये देखने को मिलेगा कि हमने जैसे कहा कि हमारा क्षेत्र जो है मजदूर सप्लाई जोन है, तो हमारा तो सबसे पहला प्रयास होगा कि हमारे क्षेत्र के लोग पलायन नहीं करें, मजदूरी करने तो कम से। देखिए, मैं माइग्रेशन का, मैं ऐसा नहीं कि विरोधी भी हूँ, होना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पे आईएएस बन के, आईपीएस बन के, बड़े इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के अगर कहीं जाते हैं, तो उस राज्य का, उस देश का नाम होता है। लेकिन सब्जी बेचने, रिक्शा चलाने, ठेला चलाने, है ना, गंदगी साफ करने, अगर आप अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो है। तो हम तो सबसे पहला मिथिला राज्य बनने के बाद हमें पूर्ण विश्वास है जो पास तो आप देखिए, कि आपको जब मिथिला क्षेत्र के बारे में जो इसको थोड़ी सी भी जानकारी है, उनको लगता है कि ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। लेकिन सच्चाई, वास्तविकता ये है कि हमारे क्षेत्र में 6 महीने पानी रहता है और 6 महीने सुखाड़ रहता है। मतलब अगर जल को, वाटर को अगर सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए, वाटर मैनेजमेंट सही तरीके से कर लिया जाए, तो मिथिला के लाखों लोगों को जो है, जो खेती छोड़ चुके हैं, उससे ही रोजगार मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा, आप देखेंगे कि आप दिल्ली जाए, मुंबई जाए, पंजाब जाए, जहां भी जाए, तो जिस भी कॉलेज में जाएंगे आप बड़ी संख्या में देखेंगे मिथिला के लोग जो है पढ़ने के लिए वहां पे जाते हैं। आप देखेंगे वहां के शिक्षक भी जो है मिथिला से ही है, छात्र भी मिथिला से ही है। और बस और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि कॉलेज खोलने वाले भी मिथिला से है। इस ब्रेन ड्रोन को, इस पलायन को भी अगर हम रोकें तो कई लोग रोजगार मिलता है। हमारे पास है, आईटी सेक्टर में हम अपने लोगों को यहाँ पे रोजगार दे सकते हैं। तो एक हमारे पास ठोस जो है प्रूफ प्लान है कि मिथिला राज्य बनने के बाद। देखिए, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है बिहार के साथ रहने से, कि बिहार में जो भी हमारे हिस्से का पैसा आता है वो मगध पे खर्चा किया जाता है। अब बताइए कि मिथिला क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की समस्या नहीं है, और मगध क्षेत्र में पानी की समस्या है, तो मगध क्षेत्र के समस्या के समाधान के लिए नल जल योजना लाया गया, और उसमें 24,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, और मिथिला में भी जबरदस्ती घर घर में नल दिया गया, जिसकी जरूरत हमें थी नहीं। तो अगर अलग राज्य बन जाता है, तो वो जो 24,000 करोड़ फालतू में हमारे क्षेत्र में बर्बाद हुआ, जिसे लिटरली आप कह सकते हैं बर्बाद हुआ, कोई उसका फायदा हमें नहीं हुआ। उस 24,000 करोड़ से हम जो है अपने शहर को, नए नए शहर को, एक राजधानी हम बनाएंगे, एक नए शहर को डेवलप करेंगे। इसके बाद जो है हमारे जो है, हमारा जो बाढ़ बाढ़ का जो है समाधान करेंगे, हम उससे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और खासकर मिथिला का जो पहचान है, लोग मिथिला को क्यों जानते हैं, मिथिला का हमेशा से ये रहा है, मिथिला का हमेशा से ये रहा है कि मिथिला के लोग शिक्षा के मामले में बनाया है। तो जी, नेटवर्क कट रहा है आप। उसको हम मिटाना चाहेंगे मिथिला राज्य बनने के बाद। और अगर हमने शिक्षा के मामले में ही आमूलचूल सुधार कर दिया, तो लाखों नौजवान को, लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, आप देखेंगे बिहार के लोग पढ़ने, बिहार के सिवा हर जगह जाते हैं। तो हम इसको रोक सकते हैं भाई, क्योंकि मुंबई में पढ़ाने वाले लोग हमारे यहाँ के हैं। बस उनको सही से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है जहां पे कल कारखाना लग सके, एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना है जहां पे जितनी भी वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है उसको आमंत्रण दिया जाएगा, आप आइए। अरे हम, सरकार का इरादा होगा, हमारे पास विजन है कि हम शुरू में पैसा लगाएंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी नामी यूनिवर्सिटी वहां पे लगाना चाहेगी, खुलना चाहेगी, हम 50% नहीं 70% सब्सिडी देंगे कि आप आइए, यहाँ पे फ्री में लैंड मिलेगा, 70% सब्सिडी के साथ आप आइए। एक बार तो आप आइए, और जैसे ही लोग आना शुरू कर देंगे, माहौल बनना शुरू हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है कि मिथिला जो है राइज कर जाएगा। जी।
बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मिथिला राज्य की माँग जी। कर रहे हैं, तो क्या आपको इसमें जनता का समर्थन मिल रहा है और साथ ही क्या कोई पॉलिटिकल सम आप लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है इसमें? देखिए, जनता का भरपूर समर्थन है। हमने आंदोलन किया था जंतर मंतर पे, दसियों हजार की संख्या में लोग आए थे। और जहां तक पॉलिटिकल सपोर्ट की बात है, तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलेगा। पॉलिटिकल सपोर्ट ताकत से मिलता है, जिसके लिए हम लोग जो है, अब हम लोगों ने इस साल बनाया है, योजना बनाया है कि रामलीला मैदान में लाखों लोग के साथ हम लोग आंदोलन करने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर देंगे कि आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जो पलायन है वो अब हमारे लिए अभिशाप है, लेकिन उसको हम वरदान में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम 100 लोकसभा सीटों को प्रभावित करने की, वो बिहार मिथिला में ही नहीं है, दिल्ली मुंबई हर जगह है। तो हमारे पास ये ताकत है कि हम 100 लोकसभा सीटों पे हार जीत का फैसला हम कर सकते हैं। तो ये हमारा है ताकत है। तो इस ताकत का उपयोग हम करने जा रहे हैं, लोगों को जगाने जा रहे हैं और 1 से 2 साल के अंदर में पॉलिटिकल राष्ट्रीय दल को अपने मैनिफेस्टो में यह अनाउंस करना पड़ेगा कि हम मिथिला राज्य का समर्थन करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तभी समर्थन करेगी जब उनको लगेगा इस मुद्दे पे हमारी 100 सीटों पे हार हो सकती है, जीत हो सकती है, जिसके लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, आपने लक्ष्य रखा है कि 2025 में मिथिला राज्य का गठन करेंगे, तो इसे कैसे पूरा करेंगे आप? हम हमारा ये है कि 2025 में हमने जैसे आपको कहा कि 100 जी, आपकी आवाज़ 24 कट में सबसे पहले 2023 में हम रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और गांव-गांव में हम जाने जाने वाले हैं। मिथिला क्षेत्र के गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वोट फॉर मिथिला राज का हम कैंपेन चलाएंगे। उनका हमारा ये कहना रहेगा कि जो भी दल, आप उन्हीं को वोट दें जो मिथिला राज का समर्थन करते हैं। और जो प्रवासी मैथिल है, प्रवासी मैथिल मतलब जो मिथिला से बाहर है, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, उन सबसे भी हम लोग संपर्क करके उनको भी अवेयर करेंगे कि आप भले ही मुंबई में है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें आप वोट मिथिला राज के मुद्दे पे डालिए। तो ऐसे करके हम 100 सीटों को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, जहां पे 20 से 30 हजार, कम से कम 30 हजार हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं। वहां पे हम लोग जोरदार कैंपेन चलाने वाले हैं, मिथिला क्षेत्र में कैंपेन चलाने वाले हैं। इसके बाद पटना के गांधी मैदान में हम लाखों लोगों के साथ रैली करने वाले हैं और जन जागरण का ये कार्यक्रम लगातार अब 2 साल चलने वाला है। और हमें पूरा यकीन है कि 2024 में ही हम सरकार को, हम कोई ना कोई राष्ट्रीय दल अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल करेगी कि हम मिथिला राज का समर्थन करते हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने मिथिला स्टूडेंट यूनियन की स्थापना कब की थी और अभी तक आप लोग इसमें क्या-क्या कर रहे हैं? किस तरह से कार्य कर रहे हैं? एमएसयू की स्थापना हम लोगों ने 2015 में की थी और हमने जब स्थापना की थी तो हमारा उद्देश्य था क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए। और लगातार हम लोगों का 9 साल होने वाला है। 9 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने कई सारे मुद्दों को उठाया है। चीनी मिल बंद हो गया था, उसके उसे चालू करने के लिए हमने संघर्ष किया। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए संघर्ष किया, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए संघर्ष किया, दरभंगा एम्स के लिए संघर्ष किया। अररिया में जो चिड़ियाघर का अनाउंसमेंट हुआ था, अभी तक नहीं। नीतीश कुमार ने कहा था कि अररिया में हम जो है बिहार का सबसे बड़ा जू खोलेंगे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा में देखिए यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया। नालंदा के जैसा ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी इतिहास है, लेकिन आज तक बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को जमीन नहीं दिया है। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीतामढ़ी फ्लाईओवर बने, दरभंगा में फ्लाईओवर भी बने, जितने भी हमारे शहर है मिथिला के, वहाँ की जाम की समस्या है, वहाँ पे फ्लाईओवर बने, उसके लिए हम सब कर रहे हैं। सीतामढ़ी में महिलाओं, माता जानकी महिला, हम मानते हैं कि जानकी के नाम से सीतामढ़ी में एक जानकी यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। हम मानते हैं कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से एक दिनकर यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए भी हमने संघर्ष किया है। तो मिथिला, मैथिली और मिथिला के विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पे हम संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मिथिला राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है, मिथिला फिर से विकसित नहीं हो जाता है, मिथिला देश के अग्रणी राज्यों में शुमार जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अनूप जी कि क्या आप मिथिला राज्य की माँग को लेकर आगे भविष्य में राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं? देखिए, मिथिला राज्य के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हमारा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब राज्य का निर्माण होगा, और उस राज्य के निर्माण के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा, अपने क्षेत्र और अपने मातृभूमि के विकास के लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। और जी, हमारे बिल्कुल। पास जो है राजनीतिक पार्टी, हमारे जो है मिथिला के नाम पे हमारी राजनीतिक पार्टी है। और आने वाले समय में चुनाव भी उस पार्टी के नाम पर, मैंने कहा जैसे कि हम
हम लोग नारा देने वाले हैं वोट फॉर मिथिला राज्य। तो वोट फॉर मिथिला राज्य के माध्यम से हम लोग जो है मिथिला के मुद्दे पे, मिथिला राज्य के मुद्दे पे वोट भी लोगों से मांगने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इस कार्यक्रम का। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अनूप जी कि आपने मिथिला राज्य की माँग को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किस तरह से किया? सोशल मीडिया का हम बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अगस्त में हमारा आंदोलन हुआ था, ट्विटर पे लगातार हमने ट्रेंड करवाया था, वो भी नंबर 1 ट्रेंड करवाया था। तो सोशल मीडिया में ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे हमारे लाखों की संख्या में लोग हैं और जब भी हम चाहते हैं ट्रेंड करवाते हैं। पूरे देश में, कभी पूरे वर्ल्ड में भी हमारा मुद्दा नंबर 1 ट्रेंड करता है। सोशल मीडिया के साथ साथ जो आप ग्राउंड जीरो है वहां पे भी हमारी हम लोग यात्रा, जन जागरण, नुक्कड़ सभा, इस सब के माध्यम, मीटिंग, सामूहिक बैठक, इस सब के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया हमारा बड़ा हथियार है, क्योंकि अब देखिए हमारे लोग, जो आपको मैंने बताया कि बहुत देश दुनिया में फैले हुए हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये होता है कि हम लोग एक दिन इकट्ठा होकर अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी हम लोग काफी मजबूत है और जिस दिन भी हम ट्रेंड का प्लान करते हैं तो पूरे देश में नंबर 1 हमारा मुद्दा ट्रेंड करता रहता है। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा हथियार है और इससे काफी संख्या में लोग जागरूक भी होते हैं और देश के विभिन्न लोगों को पता भी चलता है कि भाई बिहार में मिथिला नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे ये समस्याएं हैं और जो हमारी समस्या जेन्युइन समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज भी हमारे इलाके के लोग चचरी के पुल पे चलने के लिए मजबूर है। आप देखिए तो मगध में ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है और हमारे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी, पूर्णिया, यहाँ पे आप देखेंगे चचरी के पुल पे चलने के लिए हम लोग मजबूर हैं। और चचरी के पुल में जर्जर, चचरी का पुल भी आपको मालूम है जर्जर हो जाता है और हमें और वो भी जो पुल बनता है तो उसमें सरकारी सहयोग नहीं होता है, जनता चंदा लेकर अपने खुद का पैसा जुटाकर जो है बनाती है। तो हमारी स्थिति दयनीय है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश दुनिया को दिखाते हैं और हमें भरपूर समर्थन भी आप मिलता है। खासकर मीडिया के साथ ही आप जैसे लोगों का भी हमें समर्थन सोशल मीडिया के कारण ही मिल रहा है। तो हम वहां पे भी मजबूत हैं और आगे भी हम जोरदार अभियान चलाएंगे सोशल मीडिया पे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने बताया कि मिथिला राज्य की माँग करना क्यों ज़रूरी है, कैसे मिथिला के जो लोग हैं, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आर श्रृंखला।